पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भैंस की मुर्रा नस्ल पाल कर ले अधिक दूध उत्पादन। रजनीगंधा की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अपने राज्य में डेयरी व्यवसाय में मुर्रा भैंसों का पालन लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि किसानों को इन भैंसों के पालन से अच्छी आय जो मिलती है। और जो किसान डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो भैंस के मुर्रा नस्ल को पहचान कर उन्नत तरीके से इसका पालन करें, जिससे आपको दूध उत्पादन मिलेगा। तो आप भैंस की मुर्रा नस्ल को कैसे पहचानें और इसका पालन कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ हर लाल मीणा से। किसान भाइयों राम राम। मैं आज मुर्रा भैंस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दुग्ध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्राह, जाफराबादी, सुरती भैंस की नस्लें पाली जाती हैं। इन सभी भैंसों में मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल ज्यादातर मुर्राह भैंसों का ही पालन किया जाता है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिस कारण इसे काला सोना कहा जाता है। ये भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से आती हैं, लेकिन अब ये राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी सफलता से पाली जा रही हैं। भारत में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली आज के टाइम में मुर्रा भैंस बहुत ही बढ़िया मुनाफा दे रही है। यहाँ जयपुर के आसपास तो मुर्रा भैंस बहुत ही ज्यादा पाली जा रही है। मुर्रा भैंस के लक्षण देखने में बिल्कुल काली होती है और शरीर गठीला होता है। मुर्राह नस्ल की भैंस भारी भरकम डीलडॉल वाली होती हैं, जिनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका काला रंग, पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा और अगला हिस्सा सकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है। इनकी ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 138 सेंटीमीटर होती है। मुर्रा भैंस को पर डे के हिसाब से आप 2 से 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना और मिनरल मिक्सर भी देना चाहो तो 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सर और 1% नमक वो भी खिलाओ। इससे क्या है कि भैंस की जो दूध देने की क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और गुणवत्ता वाला दूध आपको मिलेगा। और दूध की बात करें तो दूध में भी ये 14 से 15 लीटर पर दिन का देती है। पर ब्यावत का तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी 2000 लीटर तक हो जाता है। और इसके फैट भी बहुत ज्यादा होती है, 6% के समथिंग फैट होती है। इससे
जयपुर के आसपास है, इंडस्ट्रियल एरिया छोड़ के शहरीकरण है, वहाँ पर इसकी अभी इसका दूध का रेट है 70 से 75 रुपए पर लीटर के हिसाब से जा रहा है आसपास, जहाँ पर मुनाफा बहुत ही ज्यादा है। मुर्राह नस्ल की भैंस की देखरेख करना काफी आसान भी होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर माना जाता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस होती है। अपनी कई खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए यदि आप भी इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल को पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कि मुर्रा भैंस है ना, जो दूध में भी बढ़िया है और इसका रख रखाव भी ठीक होता है और खान पीन में भी ये ठीक है, जो कम दाना पानी खाती है और दूध भी अच्छा दे देती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पिछले कुछ समय से खेती में काफी बदलाव हो रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती छोड़ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है क्योंकि बाजार में रजनीगंधा की बहुत मांग है। आज बुके से लेकर शादी फंक्शन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आप रजनीगंधा की फसल से कैसे ले अधिक फूलों का उत्पादन, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह। करेंगे रजनीगंधा की खेती कैसे करें। सबसे पहले रजनीगंधा के फायदे, इससे क्या क्या फायदे किसान भाई ले सकते हैं। तो रजनीगंधा की खेती करने से आप उसमें एक तो फूल जो आता है उस फूल को डायरेक्ट बेच सकते हैं, जिसको स्पाइक बोलते हैं। तो स्पाइक का रेट आपको 5 रुपये के हिसाब से मार्केट में बिकता है। उसके बाद अगर आप लूज फ्लावर भी उसका बेच सकते हैं और दूसरा माला बना के भी बेच सकता है। तत्पश्चात इसका अगर आपका फ्रेश फूल आप बेच नहीं पाते हैं तो आप इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल निकाल कर भी इसको बेच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास और पैसा कमाने का साधन है तो इसका जो बल्ब है, बल्ब भी मार्केट में इसका बिकता है, तो आप बल्ब को बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसका खेती कैसे करें। तो इसके लिए जो है आपका 25 से 35 डिग्री तापमान जो है वर्दी के लिए इसका उचित होता है। यानी कि जो तापमान है इसको नम और हॉट अब आपका तापमान की जरूरत होती है, जलवायु की जरूरत होती है। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। फिर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी जैसे आप सभी फसलों में करते हैं, 2-3 जुताई करके खेत तैयार करते हैं। तो खेत में जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमको अगर अवेलेबल है हमारे पास, तो हम सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें 2 से 3 टन कम से कम डाल सकते हैं। तो इसमें किस्म लगाते थे, हम ध्यान रखना है आपको, इसमें 3 तरह की होती हैं। एक होता है डबल टाइप, एक होता है सिंगल टाइप, एक होता है सेमी डबल टाइप। तो सिंगल टाइप जो होता है वो एकदम वाइट कलर के फ्लोरेट होते हैं और उसमें एक कतार में आपके फ्लोरेट्स यानी फूल जो आते हैं एक कतार में आते हैं। डबल में 2 कतार से ज़्यादा में आते हैं। और ये जो है ज़्यादातर डबल टाइप जो है आपका ये सजाने के काम कट फ्लावर के रूप में आते हैं। परंतु जो सिंगल टाइप का है वो आपका तेल निकालने के लिए भी उपयोगी होता है, तो उससे तेल निकाला जा सकता है। और इसमें किस्म की जब बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, जैसे प्रज्वल है, वैभव है, श्रीनगर है, रजत रेखा है, स्वर्ण रेखा है। ऐसी बहुत सारी विभिन्न संस्थानों से निकली हुई वेराइटीज हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र देना है तो हमको केमिकल फर्टिलाइज़र देते समय ध्यान रखना है, आपको 120 नाइट्रोजन, 100 और 100 पोटास और फास्फोरस देना है। तो ये जो फास्फोरस पोटास है वो खेत की तैयारी करते समय, लास्ट जब तैयारी करते हैं खेत की जुताई उस टाइम दे देना है। और उसमें से नाइट्रोजन जो है वो आधा आपको, यानी 120 में से आपको आपका 60 kg जो है उसी समय खेत की तैयारी के समय दे देना चाहिए। बाकी जो 60 kg बचता है आपका यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, उसको 2 स्प्लिट में देते हैं बाद में। तत्पश्चात हम इसका सिलेक्शन करते हैं। इसका जो बुआई है वो इसका बीज के रूप में इसका बल्ब काम में लेते हैं। तो जो बल्ब लेते हैं तो हमको ध्यान रखना है, बल्ब का साइज जो है डायमीटर है उसका, वो आपका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे बल्ब का चुनाव करेंगे। बल्ब का चुनाव करने के बाद आपको ध्यान रखना उसका ट्रीटमेंट करना है। तो फंजीसाइड कोई भी है उससे आपको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको थोड़ा सा सुखा लेना है। डायरेक्ट उसको खेत में नहीं लगाने देना है। लगाने से क्या होगा कि उसमें रोटिंग होने, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको दवा देने के बाद, फंजीसाइड देने के बाद उसको सुखाने के बाद ही खेत में लगाना है। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। फिर इस तरह से हम उसको बल्ब को लगाने के बाद जैसे ही आपका स्प्राउटिंग हो जाता है, 30 से 35 दिन बाद जो आपकी आधी मात्रा डोज बची हुई थी तो उसमें से 30 kg आप 35 से 40 दिन के बाद स्प्राउटिंग के समय आप उसमें दे दें। और जो बाकी मात्रा और आधी बच जाती 30 kg वो आप 60 से 65 दिन जब स्प्राउटिंग ये आपका स्पाइक निकलना स्टार्ट हो जाए उस टाइम उसमें दे देनी चाहिए। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार माह में कम से कम 1 बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। उसके बाद आपका आता है इसमें अर्थिंग अप। जैसे आपने लाइन से खेती लगाया है जो बल्ब को, उसमें 35 से 40 दिन बाद अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना। जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एक तो नंबर ऑफ जो बल्ब्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे और दूसरा जो स्पाइक है उसको आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि स्पाइक आपका नीचे गिरेगा नहीं।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। राज्य के कई किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी लेने के लिए मूंग की खेती समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें मूंग की उन्नत तरीके से खेती, इस बारे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, मूंग ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गठाई पाई जाती है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करती है। मूंग की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए TGM 3, जवाहर मूंग 721, K 851, HUM 1, PDM 11, पूसा विशाल आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमियां जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए रबी फसलों को कटने के तुरंत बाद खेत की जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद खेत का पलेवा कर दें और पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बनाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई 15 मार्च तक कर देना चाहिए। बोनी में देरी होने पर फूल आते समय तापक्रम में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं, जिससे मूंग की उपज प्रभावित होती है। किसान भाइयों, गर्मी में कतार विधि से बुआई के लिए मूंग का 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इस उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बुआई करें। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है।
तो मूंग फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। मूंग की फसल में नींदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर और दूसरी 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में निंदा नियंत्रण के लिए निंदानाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप पेंडिमिथिलीन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुल्तानपुर, जिला कोटा के कृषक ब्रजेंद्र कुमार ने। ये संरक्षित खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल खेती भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है किसान भाइयों। जैसा कि जानते हो कि खेती व्यवसाय को किस तरह से हम लाभदायक रूप में परिणित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमारे लिए वातावरण की समस्याएं जैसे अधिक पाला पड़ना, आंधी आना, तेज बारिश का होना, अधिक तापक्रम होना, लू चलना, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं के कारण हमारा किसान भाई पूर्ण रूप से सही ढंग से खेती करने में अपंग हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका समाधान करने के लिए खेती को सही व्यवसाय के रूप में प्रदान करने के लिए और हमारे युवा कृषकों को एक अच्छी आमदनी प्रदान करने के लिए, खेती की तरफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक नई खेती डेवलप की है, जिसको कहते हैं हम संरक्षित खेती, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी कि पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप तो कम होता ही है, साथ ही अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कृषि विज्ञान केंद्र चौमू टाकरडा पर ये संरक्षित खेती का प्रदर्शन करके किसानों को और किसान युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटे से एरिया में हम इस तरह का एक संरक्षित नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का निर्माण करके वातावरण व जलवायु संबंधी समस्त प्रकार की विपदाएं, पाला पड़ना, अधिक बारिश आना, आंधी का चलना, अधिक तापक्रम रहना, कम तापक्रम का रहना, ओले पड़ना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को निजात करके खेती को हम प्रोटेक्टेड यानी संरक्षण करके एक नए घर में करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
आप इन टमाटर को देख रहे होंगे कि ये जो टमाटर की जो फसल है, इतना जब बाहर हम जब ग्रो करते हैं तो पूरे पौधे जल गए, लेकिन इस पॉली हाउस के अंदर टमाटर भरपूर उत्पादन और ये चल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो है कि आप एक ही फसल को आराम से, जैसे टमाटर जैसी फसल है, शिमला मिर्च जैसी फसल है, 10 महीने तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। और ऐसे संरक्षण में हम टमाटर है, खीरा है, चेरी टोमेटो है, कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गैर मौसमी सब्जियों का बेहतर रूप से उत्पादन करके अधिक से अधिक मुनाफा को कमा सकते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें आप डच गुलाब, गुलदाउदी, कार्नेशन, लिलियम की उन्नत खेती करके अच्छी क्वालिटी के फूलों को ले सकते हैं, जिनका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। इसके लिए आवश्यकता है एक कंप्लीट तकनीकी ज्ञान और आपका स्किल, यानी कि जो हुनर, ये हुनर आपको प्रत्येक जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। वहां पर हमारा अगर कृषक युवा या कृषक साथी प्रशिक्षण को प्राप्त करके, और इस तरह से हम खेती को भी एक व्यवसाय, जिसको आप कहते हो फैक्ट्रियों में उत्पादन अधिक होता है, फैक्ट्रियों में नहीं, आप जमीन पे भी अधिक उत्पादन कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है। और वो तकनीक है संरक्षित खेती। और इस संरक्षित खेती में हम हमारे पर मौसम संबंधी समस्त प्रकार की आपदाओं से हम फसल को बचाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करके और अच्छी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।